हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अनअकैडमी के स्पेस से मैं आप सभी के साथ रूबरू हूँ। और दोस्तों मेरा नाम है ईश्वर सिसोदिया, डिसेंट एकेडमी ब्यावरा से और डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ से दोस्तों। और आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दोस्तों आपका अनअकैडमी है, और अनअकैडमी पर मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। लेट्स क्रैक एमपी एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। एमपी की सारी एग्ज़ाम के लिए हम जो आपके सामने जो कोर्स लेके आए हैं, बहुत ही शानदार चीज़ें जो आपको दे रहे हैं, हमारे सारे टॉप एजुकेटर आपके सामने हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मेरे बारे में तो आपको बता ही दिया मैंने, और मैं आपको आगे बढ़ाते हुए ले चलता हूँ। तो क्रैक एमपीपीएससी व्यापम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दोस्तों, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सब्सक्रिप्शन लेने के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फ़ायदे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो पहला डाई लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पढ़ाते हैं, है ना, बहुत सारे मेरे टॉप एजुकेटर जो आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो प्लस कोर्स लेने के बाद आपकी रणनीति के आधार पर आप अपनी तैयारी को अच्छे से कवर कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए जिन भी बच्चों को अगर सब्सक्रिप्शन लेना हो वो जल्दी से ले लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप अनअकैडमी से लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आप जाइए, एमपीपीएससी व्यापम चूज़ कर लेना। एमपीपीएससी व्यापम चूज़ करके 3 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आएंगे। 3 ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको मिलेगा प्लस वाला, एक मिलेगा फ्री वाला, एक मिलेगा स्पेशल वाला। तो आप सबसे पहले स्पेशल वाले पे जाना दोस्तों। यहाँ पर जाकर आप सर्च कर लेना मेरा नाम, सर्च बॉक्स में जाकर ईश्वर सिंह जैसे आप सर्च करोगे तो आपको मेरा यहाँ पर मिल जाएगा क्या, प्रोफाइल मिल जाएगा। तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर भी आपके लिए एमपी पुलिस, एमपीपीएससी आदि एग्ज़ाम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी लाता रहता हूँ फ्री वाली, और साथ ही साथ वहाँ पर लेक्चर भी मैं लेता हूँ, ठीक है ना। तो आपको वहाँ की क्लास के लिए मुझे फॉलो करना पड़ेगा, तो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पर। तो फॉलो करने के बाद मेरी डेली क्लास आपको मिलना चालू हो जाएगी, ओके, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। आगे बढ़ते दोस्तों, जिन भी बच्चों को एमपीपीएससी और व्यापम का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है तो जल्दी से वह लोग एमपीपीएससी और व्यापम का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप सभी के लिए 1400 रुपये 1 मंथ के लिए लग रहे थे, लेकिन ये भी इंक्रीज़ हुई है फीस, तो ये 1600 रुपये लग रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये आपको 1400 में ही पड़ जाएगा, क्योंकि 10% का आपको मेरे रेफरल कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो रेफरल कोड है दोस्तों मेरा ईश्वर, इस रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये नीचे आपको दिख रहा है रेफरल कोड, इस रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों ध्यान देना, अगर आपने 6 महीने का लेना हो तो 6 महीने का भी ले सकते हैं आप लोग दोस्तों। 6 महीने का आपको वही 7000 के समथिंग पड़ेगा। और इसके बाद 12 महीने का दोस्तों ये थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ पर 8800 रुपये का पड़ेगा। और इसमें अगर आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं तो ये आपको 7500 के समथिंग पड़ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 24 महीने का आपको यहाँ पर 8400 का पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इसमें भी अगर रेफरल कोड यूज़ करोगे तो ये अभी वर्तमान में 12800 का हो गया है। रेफरल कोड यूज़ करने के बाद ये भी आपको दोस्तों 11000 के समथिंग पड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको रेफरल कोड यूज़ करना है, 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। और अगर आपके क्रेडिट्स अच्छे हैं तो और भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपने लाइव क्लासेस अच्छी देखी रखी है, आपके अच्छा वाच टाइम है, तो आपको उससे डिस्काउंट मिलता है, ठीक है ना। चलिए, जितना आप क्लास को देखोगे उतना ही डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में हमारा चल रहा था मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में हम पहुंच गए थे कहाँ पर, लोधी वंश चल रहा था। और लोधी वंश में हम लोगों ने सिकंदर लोधी को पढ़ लिया था। तो सिकंदर लोधी को जब पढ़ लिया तो हम आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोधी के बारे में, किस प्रकार से इब्राहिम लोधी मुगल बाबर से लड़ाई लड़ता है और किस प्रकार से हमारी मतलब लोधी वंश की सत्ता को जमाए रखता है। लेकिन अंततः इसके ही खुद के गद्दार इसको जो है बाद में क्या कर देते हैं, इसको ही शासन से मरवा देते हैं, हटा देते हैं, हटाने के कुछ लाभ के कारण। तो कहने का मतलब यहाँ कि इब्राहिम लोधी जो था ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। तो आज इसके बारे में हम अच्छे से कवर करेंगे बातों को, और बहुत ही शानदार कहानी के आधार पर मैं पूरा का पूरा आपका वर्णन करवा दूंगा, और पूरा का पूरा याद भी यही हो जाएगा आपको, है ना। तो एक बार शर्त ये है कि आपको एक बार थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा। और दोस्तों दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आपको, है ना। दीपावली तो वैसे है ना हो गई, अब तो पढ़ाई चालू कर दो जिन लोगों ने नहीं किए, है ना। तो आप सभी लोग पढ़ाई चालू कर दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर
हाँ, मैं यूज़ माई रेफरल कोड ईश्वर फॉर 10% ऑफ। ओके दोस्तों, डेली क्लास रहती है 6 बजे, 6 बजे डेली क्लास रहती है। लाइव क्लासेस आपको मिल जाएगी दोस्तों यूट्यूब के ऊपर, MP 360 यूट्यूब चैनल है, उस पर मिलती है ना। ओके, अगला देखते हैं हम दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं अपन आज का हमारा सेशन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए आज से हमारा जो है, ध्यान देना, आज से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसका नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। आज का हमारा शासक कौन सा है? तो आज का हमारा शासक है दोस्तों इब्राहिम लोदी। आज का शासक कौन सा हमारा? इब्राहिम लोदी है। तो आज हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में। आपको पता था कि उधर 1517 तक हमारा शासनकाल चला था सिकंदर लोदी का। तो सिकंदर लोदी का शासनकाल चलता है 1517 तक, यानी कि 1489 से लेकर 1517 तक सिकंदर लोदी का शासनकाल चलता है। लेकिन 1517 से लेकर 1526 तक एंडिंग है, बिल्कुल है ना, लास्ट शासक है, अंतिम शासक है। 1517 से लेकर 1526 तक शासनकाल चलेगा किसका? तो ध्यान देना, ये चलेगा आपका इब्राहिम लोदी का। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम लोदी के बारे में मैं आपको बता दूं। इब्राहिम लोदी से पहले आपका आया था कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के 2 पुत्र थे, है ना, 2 पुत्र का उल्लेख मिलता है हमारे पास। तो इसके पास एक तो आपका इब्राहिम लोदी था और इसी का एक और बेटा था जिसका नाम था जलाल खां। जलाल खां। जब क्या होता है कि सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है तो जलाल खां क्या करता है? यहाँ पर जलाल खां मांग करता है अपने अलग साम्राज्य की। जलाल खां बोलता है कि अपने साम्राज्य को अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। तब यहाँ पर क्या होता है कि 2 रियासत उस समय हुआ करती थी, 2 इनकी राजधानियाँ थी, एक दिल्ली थी और एक जौनपुर थी। तो ध्यान देना, जौनपुर का शासक बन गया था जलाल खां और दिल्ली का शासक बन गया था कौन? इब्राहिम लोदी। आई बात समझ में सभी को? तो सिकंदर लोदी के 2 पुत्र थे, एक का नाम इब्राहिम था और एक का नाम था क्या? जलाल खां। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बन गया और जलाल खां कहाँ का बन गया? जौनपुर का सुल्तान बन गया था। आई बात समझ में यहाँ तक क्लियर सभी का? चलिए आगे बढ़े अपन। हाँ, ये अंतिम लोदी वंश का अंतिम शासक था ये। चलिए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दिल्ली का सुल्तान बन गया आप कौन? तो दिल्ली का सुल्तान बन गया इब्राहिम लोदी। यह लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। यह लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था दोस्तों। और इसके बारे में और क्या कहानी मिलती है, ध्यान से सुनना। इब्राहिम लोदी जो था, इसी इब्राहिम लोदी के समय दोस्तों आप सभी को पता होगा, मेवाड़ उस समय शक्तिशाली शासक हुआ करते मेवाड़ में। और मेवाड़ का जो शासक था उस समय आप सभी को पता होगा, मेवाड़ का शासक कौन था उस समय? तो ध्यान देना, मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। और इसी राणा सांगा के बारे में उल्लेख मिलता है कि राणा सांगा और इनके बीच में लड़ाइयाँ भी हुई। कहते हैं कि राणा सांगा के और इब्राहिम लोदी के बीच में कई प्रकार की लड़ाइयाँ हुई। इब्राहिम लोदी काफ़ी शक्तिशाली शासक था। कहते हैं कि इसके पास बहुत सारी सेना थी। इब्राहिम लोदी के पास लगभग 5 लाख सैनिक थे। कितने सैनिक थे? लगभग 5 लाख की इसके पास सेना थी, जिसमें पैदल सैनिक और घोड़ा सवार सैनिक भी शामिल थे। कहा जाता है कि उस समय यहाँ पर मेवाड़ का शासक हुआ करता था। मेवाड़ उस समय काफ़ी उत्कर्ष पे था। तो मेवाड़ के बारे में ध्यान देना दोस्तों, मेवाड़ की क्या कहानी मिलती है। इस समय मेवाड़ काफ़ी उत्सुक था और मेवाड़ में इस समय राणा सांगा यहाँ का राजा था। तो राणा सांगा बड़ा प्रतापी शासक हुआ करता था उस समय मेवाड़ का। तो कहा जाता है कि इनके बीच में लड़ाइयाँ भी हुई कई बार, इब्राहिम लोदी और इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने कई बार युद्ध में हराया है। कहा जाता है कि मुख्य रूप से यहाँ पर 2 युद्ध में जो है इसने हराया था। उल्लेख मिलता है कि राणा सांगा ने 2 युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। पहला युद्ध था दोस्तों खातौली का युद्ध और एक था आपका बाड़ी का युद्ध। तो खातौली का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1517 में और एक हुआ था 1518 में, यानी कि लगातार 2 साल तक इसको हराया। 1518 में खातौली का युद्ध हुआ और 1528 में खातौली के युद्ध में यहाँ पर परास्त हुआ कौन? इब्राहिम लोदी। और दूसरा फिर इसने दूसरा युद्ध लड़ा, 1517 है ना, 1517 में खातौली का हुआ और 1518 में बाड़ी का युद्ध हुआ। कहते हैं कि बाड़ी का युद्ध और खातौली के युद्ध में दोनों जगह पराजित हुआ कौन? तो कहा जाता है कि ये पराजित हुआ इस युद्ध में
और पराजित हुआ इब्राहिम लोदी। ठीक है दोस्तों, तो राणा सांगा इस पे भारी पड़ा था। अब लोगों को ये लग गया था कि भाई अब हिंदू शासक कभी भी दिल्ली की गद्दी पर बैठ सकते हैं। मेवाड़ के राणा सांगा को देखकर हिंदू के मन में एक आशा जगी थी। आशा ये जगी थी कि भैया कभी भी जो है दिल्ली की गद्दी पर हिंदू शासक बन सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्योंकि इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा गया था। लेकिन अब आगे कहानी क्या होती है वो ध्यान से सुनना आप लोग। आगे कहानी ये होती है दोस्तों कि यहाँ पर इब्राहिम लोदी के कुछ ही सेना का अंदर ही अंदर इसके सैनिक थे, गद्दार थे। अब आगे ध्यान देना, होता कुछ यूँ था कि इब्राहिम लोदी शासक तो बन गया था। इब्राहिम लोदी के समय, इसी समय दोस्तों मुगल का एक राजा आता है जिसका नाम था मुगल शासक बाबर। इब्राहिम लोदी इधर दिल्ली पे शासन कर रहा था, अच्छा खासा शासन चल रहा था दिल्ली पर। कहा था कि दिल्ली पर इसका बड़ा मज़ेदार शासन चल रहा था। कहा था कि इसी समय क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इसका चचेरा भाई और इसका भतीजा, इसका काका जो भी लगता है, इसके 2 जो मेन आदमी थे, है ना, उनके बारे में उल्लेख मिलता है यहाँ पर कि एक तो था यहाँ पर आलम खां, जो इसका ही परिवार का ही व्यक्ति था, आलम खां, और साथ ही साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम था दौलत खां। दोस्तों आलम खां और दौलत खां, ये दौलत खां उस समय लाहौर का गवर्नर हुआ करता था, तो ये लाहौर का था उस समय दौलत खां। अब इधर आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। इधर दोस्तों उज़्बेकिस्तान पड़ता है और उज़्बेकिस्तान में एक जगह पड़ती है फरगना। क्या पड़ती है? फरगना। तो दोस्तों उज़्बेकिस्तान के फरगना रियासत में यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था दोस्तों बाबर छोटा था तभी बाबर जो है भारत को जीतने के सपने देख चुका था। ये लगभग 11 वर्ष की उम्र में बाबर जो है, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। और बाबर बड़ा ही शक्तिशाली शासक हुआ करता था उस समय। बाबर छोटा था तब से ही भारत को जीतने का सपना देखा करता था, है ना, युद्ध कलाएं सीखने लग गया था। तो बाबर का एक ही सपना था कि वो कैसे भी करके भारत को जीते, लेकिन उसको दिशा का ज्ञान था, लेकिन भारत कभी आया नहीं था, उसने कभी भारत को देखा नहीं था। तो दोस्तों पहली बार बाबर का जो है अभियान चलता है बाजोर और भेरा पर। पहली बार भारत में बाजोर और भेरा पर जो है यहाँ पर आक्रमण करता है बाबर, क्योंकि बाबर जो है बाजोर और भेरा में एक जनजाति पाई जाती थी, यूसुफजाई जनजाति। ये यूसुफजाई जनजाति क्या करती? बाबर की सेना पर आक्रमण करती थी, रात में पत्थर डाल के आती थी और पत्थर डाल के वापस आ जाती थी। तो बाबर की सेना ने बाबर को बोले हमारे ऊपर तो कोई पत्थर मारता है रात में और पत्थर मार के वापस चला जाता है, तो अब कुछ करो। तो कहा था कि बाबर ने सोचा कि बोले देखते हैं। तो कहते हैं कि बाबर इधर आके देखा तो यहाँ बाजोर और भेरा आया है। बाजोर भेरा उस समय का जम्मू कश्मीर, आज का जम्मू कश्मीर उस समय का पंजाब हुआ करता था। ये बात जम्मू कश्मीर की है। वर्तमान में ये जगह बाजोर और भेरा जो पड़ती है जम्मू कश्मीर में पड़ती है, लेकिन पहला पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पंजाब कहलाता था, ठीक है ना, सिंध प्रांत वगैरह। तो ध्यान देना, उस समय बाजोर और भेरा में जब बाबर आया तो बाबर को ये भी पता नहीं था कि ये भारत में आ गया उसको ये भी पता नहीं था तब तक। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर यूसुफजाई जाति को अच्छे से ये बजा के चला जाता है, यहाँ पर यूसुफजाई जाति को मार मुरा के वापस चला जाता है बाबर। तब तक भी इसको मार के चला गया, तब तक भी इसको पता नहीं था कि मैं भारत में आ गया हूँ। ध्यान देना दोस्तों, इसको पता कब चलता है? तो अब कहानी इधर ध्यान से देखना। इधर इब्राहिम लोदी के 2 सेनापति थे, एक का नाम आलम खां था, दूसरे का नाम दौलत खां था। आलम खां इसका परिवार का ही व्यक्ति था, इसका काका ही था, कहा जाता है कि इसका भतीजा ही था शायद, हाँ भतीजा ही था इसका। और इसके बाद इसका काका इब्राहिम लोदी था, ये भतीजा था। दौलत खां लाहौर का गवर्नर था उस समय। इन दोनों के सेटिंग हो गई आपस में। सेटिंग ये हुई कि दोनों सोच रहे थे, बोले यार अपन कब तक दूसरे की नौकरी करेंगे, बोले अपन खुद भी तो कुछ राजा बनने का प्लान बनाए, तो खुद भी तो राजा करें। उस समय बाबर जो है बार बार पंजाब के ऊपर आक्रमण करता था, लूटपाट करता था, इसको केंद्र का पता नहीं था, लूटपाट करके वापस चला जाता था। मतलब ये लोगों की नज़र में एक तरह से बाबर लुटेरा बन गया था, इसको कुछ भी पता नहीं था कि कहाँ आया कहाँ नहीं आया। पंजाब में आता था, लूटपाट कर चला जाता था, इसे कोई पता नहीं था कि भारत में आ गया हूँ मैं, कोई इसको बताते भी नहीं था कि भारत में आ गया। पंजाब में आता था, लूटपाट कर चला जाता था, कोई मतलब नहीं था इसको।
अब इसको देखने का सपना तो था कि भारत को जीतना है, लेकिन इसको पता नहीं था, इसको केंद्र पता नहीं था कि कहाँ से दिल्ली की भारत की जो है भारत का केंद्र कौन सा है, भारत की राजधानी कहाँ पर है, इसका नॉलेज बाबर को नहीं था। अब ध्यान देना दोस्तों, आगे कहानी क्या होती है। आलम खां और दौलत खां दोनों योजना बनाते हैं कि खुद भी राजा बने अपन, तो अपन क्या करेंगे कि राजा बने खुद भी। तो दोनों ने प्लान बनाया, दोनों राजा बनने की चाह रख रहे हैं, और दोनों जब राजा बनते हैं तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर क्या एक कहता है कि एक दिल्ली रख लेंगे और एक दूसरा जो है आगरा रख लेंगे। उस समय आगरा भी इसमें आ गया था। तो दोनों यहाँ पर विचार करते हैं कि अपन राजा बन जाएंगे तो दोनों एक एक रियासत को रख लेंगे, एक रख लेंगे आगरा को और एक रख लेंगे किसको, दिल्ली को। तो दोनों विचार बनाते हैं। तो आलम खां बोलता है कि बोले कैसे इसको हटाया अपन, इस इब्राहिम लोदी को कैसे यहाँ से दिल्ली गद्दी से हटाया अपन। तो दौलत खां बोलता है कि बोले एक काम करें, किराए का गुंडा ढूंढते हैं। क्या ढूंढे, एक किराए का गुंडा ढूंढ लेते हैं, और किराए का गुंडा ढूंढ लेते हैं और अपन सुपारी दे देते हैं इस इब्राहिम लोदी की। तो आलम खां ने, दौलत खां ने बोला किराए का गुंडा ढूंढते हैं। फिर इधर आलम खां बोलते हैं कि बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन इसको पता चल गया, माना कि उस गुंडे से ये नहीं मरा इब्राहिम लोदी, तो पता चला कि ये इब्राहिम लोदी को, उस गुंडे को मारने के चक्कर में गुंडा अपनी गुंडीगारी नहीं दिखा दे। पता चला गुंडा ने अपना नाम ले दिया, पकड़ने के बाद उसको मारपीट, इसको रिमांड पे लेगा वो, तो पता चला इसका अपना नाम ले देगा तो अपन तो मर ही जाएंगे। वैसे भी अपना काम जचा देगा ये इब्राहिम लोदी, तो है ना। तो ये गुंडा ढूंढने की जो इनका प्लान था वो तो कैंसिल हो गया। फिर इसने दूसरा प्लान बनाया, बोले एक काम करते हैं कि आपस में इसकी सेना को लड़वा देते हैं। तो सेना को आपस में लड़ाएंगे तो इब्राहिम लोदी का क्या होगा। तो बोले बात तो सही है यार, ये भी प्लान फेल है। तब कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के, दौलत खां के दिमाग में एक प्लान आया। बोले एक काम करते हैं, ना तो गुंडा ढूंढते हैं ना सेना को लड़वाते हैं, एक काम करते हैं, मेरे यहाँ पर, मेरे पंजाब लाहौर में एक लुटेरा आता है, बड़ा जबरदस्त लूटपाट करता है। हमारे पंजाब में क्या आता है, एक लुटेरा आता है और बड़ा अच्छे से लूटपाट करता है, और वो भयंकर लूटपाट करता है। तो आलम खां बोलता रहे, बोले इतनी देर से क्या कर रहा था, बताया क्यों नहीं तूने, इतनी देर से बताया क्यों नहीं। बोले अपन एक काम कर, अरे बोले एक काम कर, सारे काम छोड़, इतना अच्छा लुटेरा है तो एक काम कर, उसको निमंत्रण दे फटाफट, उसके फ़ोन नंबर लगा, और फ़ोन नंबर लगा और बुला उसको तुरंत कि अपन जो है उसको पैसे देंगे और इब्राहिम लोदी को मार देगा वो, ठीक है। और अपन जीतने के बाद एक दिल्ली रखेंगे और एक अच्छे से आगरा रखेंगे। यहाँ पर आलम खां बोलता है कि लुटेरा को एक काम कर, तू पत्र लिख, फ़ोन नंबर नहीं लग रहा तेरा तो पत्र लिख दे। तो कहा जाता है यहाँ पर दौलत खां क्या करता है, यहाँ पर उसको पत्र लिखता है। कुछ पहचान वाले थे बाबर के यहाँ पर लुटेरा वाले में से, तो कहा जाता है यहाँ पर दौलत खां पत्र लिखता है किसको, बाबर को दौलत खां पत्र लिखता है। दोस्तों आप कहानी सुना ध्यान से। दौलत खां बाबर को पत्र लिखता है और पत्र पहुंचाता है किसको, बाबर को। पत्र में क्या लिखता है, पत्र में लिखता है कि हमारे यहाँ पर एक शासक है दिल्ली, और दिल्ली भारत जो है, भारत का, हम जो है भारत के शासक, भारत की राजधानी जो है दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली में इस समय इब्राहिम लोदी का शासन है। ये लिख रहा है पत्र में, क्या लिख रहा है, पत्र में लिख रहा है कि भारत में दिल्ली राजधानी पड़ती है और इसका केंद्र भी दिल्ली पड़ता है, और दिल्ली का जो वर्तमान में जो शासक है उसका नाम है क्या, इब्राहिम लोदी। अगर आप इस इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं तो आप जो है, आपकी हर संभव मदद हम करेंगे, आप इस इब्राहिम लोदी को मार दो और बदले में हम आपको क्या करेंगे, जो आप लूटपाट करते हो तो उससे अच्छा है कि हम आपको बदले में जो है धन दे देंगे, और एक बार आपको मौका देंगे कि खूब लूटपाट कर लेना, यहाँ पर दिल्ली में आके लूटपाट करके वापस चले जाना। ये बात कौन बोलता है, दौलत खां बोलता है कि तुम पंजाब में लूटपाट करते हो, दिल्ली में लूटपाट तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो इब्राहिम लोदी है। अब दिल्ली का आपको नॉलेज भी नहीं है, तो नॉलेज हमने दे दिया आज, तुम एक काम करना, आओ इब्राहिम लोदी को मारो, और मार कर आप क्या करो, यहाँ पर हमें जो है एक को दिल्ली का राजा बना दो और एक को जो है आगरा का राजा बना दो। हम तुम्हें एक बार का मौका देंगे पूरा, आप खूब जी भर के लूटपाट कर लेना और लूटपाट करके वापस चला जाना। ये बात कौन बोलता है, दौलत खां अपने पत्र में लिख रहा है बाबर को कि बाबर तुम आओ, और बाबर आकर, बाबर को क्या कर रहा है, वो बुला रहा है, और बेचारा इब्राहिम लोदी को तो इस बात की खबर भी नहीं है। इब्राहिम लोदी को इस बात की खबर नहीं है, इब्राहिम लोदी तो क्या बेचारा, उसको तो पता ही नहीं है आपस में क्या चल रहा है। यहाँ पर बाबर भी बोला रहे, वाह मजा आ गया, कमाल हो गया आज तो, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आज आ गई दोस्तों।
वो घड़ी आज आ गई। बाबर बोलता है कि क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था रे, और मैं तो पंजाब में रोज जा रहा था लूटपाट करने के लिए, मुझे थोड़ी पता कि पंजाब भारत ही है। बाबर बोलता रहे, बोला ठीक है अब तो हमने जानी। बाबर दोस्तों यहाँ पर आता है, और बाबर आता है यहाँ पर, बाबर यहाँ से प्रस्थान करता है और बाबर पहुँच जाता है किधर, अपने भारत की ओर प्रस्थान करता है बाबर। इधर बेचारा इब्राहिम लोदी है। अब इब्राहिम लोदी को तो कुछ पता ही नहीं है। ध्यान देना दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है यहाँ पर। यहाँ से बाबर आता है, और बाबर आता है कहाँ पर, हरियाणा में। बाबर पहुँच जाता है पंजाब हरियाणा में दोस्तों। और इधर से ध्यान देना, इधर आपका इब्राहिम लोदी बाबर पहुंचने से पहले एक पत्र लिखता रहा, बोले एक काम करता हूं, चला तो जाऊंगा हरियाणा लेकिन पहले पत्र लिखूं एक। तो यहाँ पर इसी इब्राहिम लोदी के दो जो आदमी थे, एक का नाम था आलम खां और एक का नाम था दौलत खां, इन दोनों को बाबर वापस पत्र लिखता है। बाबर क्या लिखता है, पत्र लिखता है वापस। बोले यार ठीक है मैं आ तो जाऊंगा, पर एक काम करो, पत्र लिखता है। पत्र में क्या लिखता है कि ठीक है मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन तुम उसकी स्थिति तो बताओ मुझे, उसकी सेना कितनी है, उसकी पूरी स्थिति के बारे में मुझे बताओ कि भाई उसी हिसाब से मैं तैयारी करके आऊं। तो स्थिति बताओ, ऐसा इसने पूछा। दौलत खां बोलता है, पत्र लिखता है वापस। पत्र में लिखता है कि कोई ज़्यादा सैनिक नहीं है, यही 5-1 लाख सैनिक है, और बाबर के पास तो मात्र 20,000 सैनिक थे बस। बाबर के पास कितने सैनिक थे, मात्र 20,000 सैनिक थे। इधर इब्राहिम लोदी की सेना में तुम बताओ कितने सैनिक थे। दौलत खां लिखता है कि कुछ नहीं, ज़्यादा सैनिक नहीं है, 5 लाख सैनिक है, आप तो आओ ना, सहायता हम करेंगे आपकी। तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी लिखता है क्या कि कुछ नहीं, दौलत खां लिखता है इब्राहिम लोदी के बारे में, 5 लाख की सेना है इसके पास, और बाकी आप टेंशन मतलब 20,000 की सेना की जवाबदारी हमारी है, हम करेंगे आपकी सहायता। बाबर बोल रहा है, तेरे बावड़ा हो गया क्या, अरे मेरे पास 20,000 सैनिक है, और कहाँ 5 लाख और कहाँ 20,000, और तू 20,000 भी कर देगा तब भी होगा क्या, मुझे बता तू। उसके पास तो 5 लाख की सेना है, और तू मरवाएगा क्या दादा है। तो 5 लाख की सेना के आगे 20,000 की सेना तो कम पड़ रही ना, बोले कुछ करो। तो अब यहाँ पर देखना क्या होता है। इधर आलम खां और दौलत खां आस लगाए बैठे हैं बाबर से। बाबर आया, बाबर ने आते से हरियाणा में पहुंच गया बाबर। दोस्तों अब ध्यान देना, बाबर को पता चलता है यहाँ पर, अब इस बाबर को पता भी यही चलाते हैं। तो यहाँ पर दौलत खां पत्र लिखता है वापस। पत्र लिख के बोलता है कि तुम एक काम करो, टेंशन मत लो, हमारी तो थोड़ी दुश्मनी है राणा सांगा के साथ, लेकिन आप एक काम करो, मेरा नाम ले देना दौलत खां को। दौलत खां ने बोला मेरा नाम मत लेना, दौलत खां का नाम मत लेना, और राणा सांगा से थोड़ी मदद मांग लो, हो सके राणा सांगा तुमको मदद कर दे, लूटपाट कर लेना फिर जम के आप लोग। तो कहा था कि बाबर ने क्या दिमाग लगाया, ये पता भी किसने चलाया, दौलत खां ने चलाया। दौलत खां ने क्या चलाया, पता चलाया। अब भाई बाबर क्या करता, चाल खेलता, चाल खेल ही नहीं ना इसने चाल खेल के क्या किया, राणा सांगा को पत्र लिखा। और राणा सांगा को पत्र लिखा दोस्तों, राणा सांगा को पत्र लिख के बोला कि मैं बाबर हूं और मैं दिल्ली के इब्राहिम लोदी को मारने का प्लान बना रहा हूं, क्या आप मेरी मदद करोगे। और मदद करोगे तो दोस्तों कोई मदद तो ऐसे करेगा नहीं। कहा जाता कि यहाँ पर राणा सांगा भी हाँ कर देता। पहले तो राणा सांगा बोलता कि यस हम कर देंगे मदद, कोई समस्या नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसे ही हाँ नहीं बढ़ देगा राणा सांगा। राणा सांगा को यहाँ पर प्रलोभन दिया गया था 1/2 का, कि आधा भारत तेरा और आधा भारत मेरा। और इधर ये दोनों आस लगाए बैठे बेचारे, एक बोलता है कि दिल्ली तेरी दिल्ली मेरी, एक बोलता आगरा तेरा है आगरा मेरा, दोनों आस लगाए बैठे हैं। और इधर तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम चल रही। देखो आप, इधर तो राणा सांगा को ये बोल रहा है कि आधा भारत तेरा आधा भारत मेरा। और भाई साहब देखो कहानी बड़ी मजेदार है। यहाँ पर इब्राहिम लोदी को मारने की प्लान बनाते हैं, राणा सांगा ने भी हाँ भर दिया आधा भारत जीतने के लिए। तभी राणा सांगा क्या करता है, इधर क्या करता है, बाबर आ गया पानीपत में, हरियाणा के पानीपत में आ गया दोस्तों। हरियाणा के पानीपत में राणा सांगा यहाँ पर आ गया, और राणा सांगा यहाँ पर पहुंच जाता है, सॉरी राणा सांगा नहीं, राणा बाबर पानीपत में पहुंच जाता है। अब राणा सांगा क्या कर देता है, यहाँ तो हाँ भर देता है बाबर को, लेकिन राणा सांगा दोस्तों क्या करता है, राणा सांगा इस बात को अपने दरबार में रखता है कि क्या यार ये बात जो
हमें निमंत्रण आया बाबर का, बाबर ऐसा ऐसा बोल रहा है कि आधा भारत तुमको दे देंगे और आधा भारत मैं रख लूँ, अपन थोड़ी उसकी सहायता कर दे, तो क्या ऐसा संभव है? दरबार में जैसे इसने राणा सांगा ने अपनी बात रखी तो इसके दरबारियों ने, इसके जो सेनापति थे उन्होंने बोला, रे बाबर सॉरी राणा सांगा, तू बावड़ा हो गया क्या? अरे भाई तुझे अगर दिल्ली जीतना, भारत जीतना तो हमको बोले ना, हम जितवाएंगे भारत। तू उस बाबर को यहाँ क्यों बीच में ला रहा है? और बाबर को तू क्यों ला रहा है? हम तो ऑलरेडी इब्राहिम लोदी को पहले हरा चुके 2 युद्ध में। अगर अपन को जीतना है भारत तो अपन ही खुद ही जीतेंगे ना, हम उस बाबर को क्यों बुलाए? तो कहा था कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दरबारियों ने स्पष्ट मना कर दिया। तब राणा सांगा ने भी क्या कर दिया, मना कर दिया। और इधर ये बाबर इंतजार कर रहा है किसका? राणा सांगा का, कि राणा सांगा आएगा और मैं युद्ध के लिए फिर ललकारूं किसको? इब्राहिम लोदी को। दोस्तों इसी राणा सांगा के चक्कर में बाबर निमंत्रण भेज देता किसको? इब्राहिम लोदी को। और भाई साहब इधर बाबर, इधर इब्राहिम लोदी के यहाँ पर आक्रमण हो जाता है। बाबर आक्रमण करता है यहाँ पर। ये इधर आपका हरियाणा में एक जगह पड़ती है आपकी पानीपत। और दोस्तों पानीपत नामक स्थान पर ये निमंत्रण भेजता है युद्ध का किसको? बोले मैं तेरी जगह में आ चुका हूँ, तेरे यहाँ पर आ चुका हूँ, तो एक काम कर फटाफट। निमंत्रण भेज देता है और किसको? राणा सांगा को। और निमंत्रण में राणा सांगा को नहीं, इब्राहिम लोदी को निमंत्रण भेजता युद्ध के लिए ललकारता कि मैं तेरी जगह पे खड़ा हूँ और तेरे साम्राज्य में खड़ा हूँ, अगर तू जीत सके तो जीत ले और युद्ध की तैयारी कर ले। इसको कॉन्फिडेंस था बाबर को, कॉन्फिडेंस ये था कि राणा आएगा। ध्यान देना दोस्तों, अंतिम मौके पर जिस दिन की घटना, जिस दिन युद्ध होने वाला था, कहा था यहाँ पर युद्ध की तैयारियां चल रही थी। बाबर तो यहाँ पर युद्ध के गड्ढे खोद रहा, झंडे गाड़ रहा, सब कुछ कर रहा, बाबर तैयारियां कर रहा। इधर इब्राहिम लोदी भी अपनी 5 लाख की सेना लेकर तैयार हो गया, युद्ध के लिए प्रॉपर तैयार था ये भी, है ना, युद्ध के लिए तैयार हो गया। हाथी, घुड़सवार, घोड़े, पैदल सैनिक सब तैयार हो गए। इधर बाबर जो है दोस्तों, बाबर में क्या हुआ, बाबर ने इंतजार किया किसका? राणा सांगा का। अब बेचारा है तो राणा सांगा का इंतजार करना है। अब ये घटना है दोस्तों कब की, तो ध्यान देना, ये घटना कब की है? 21 अप्रैल 1526 की घटना है। 21 अप्रैल 1526 में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है दोस्तों, इब्राहिम लोदी और किसके बीच में? बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इस युद्ध में ध्यान देना दोस्तों, प्रथम युद्ध में क्या होता है यहाँ पर देखिएगा। अब बाबर ने तो बेचारे ने इंतजार कर रहा था राणा सांगा का, लेकिन राणा तो नहीं आया, राणा तो आया ही नहीं। अब बाबर के पास तो मात्र 20,000 सैनिक, इधर दौलत खां और आलम खां बेचारे, इन्होंने बोला था कि हम कुछ करेंगे, बाबर की सहायता करेंगे, लेकिन युद्ध में तो बाबर ना तो दौलत खां आया ना आलम खां आया, बाबर अकेला पड़ गया। अब बाबर के साथ जो सैनिक थे वो बड़े खतरनाक सैनिक थे। कहते कि एक एक सैनिक 10-10, 1-1 हज़ार सैनिक पे भारी पड़ा, इतने खतरनाक सैनिक थे बाबर की सेना। इधर इब्राहिम लोदी की 5 लाख की सेना दोस्तों। अब दोस्तों जब बाबर ने देखा रे, बोले धोखा दे दिया राणा ने, तो धोखा दे दिया भैया। बाबर बोलता है अब कैसे भी करके युद्ध को जीतना तो पड़ेगा, वरना मर जाएंगे, मारेंगे लोग, छोड़ेंगे नहीं अपन। बाबर ने बोले ऐसी फील्डिंग जमाओ कि सारे के सारे युद्ध में अपन जीत जाए। बाबर ने फील्डिंग जमाई दोस्तों युद्ध की। कहते हैं कि इसके बाबर ने जो युद्ध जीता था उसमें युद्ध नीतियां लागू की थी। बाबर ने एक युद्ध नीति लागू की थी दोस्तों, तुगलमा युद्ध पद्धति। एक पद्धति के आधार पर युद्ध जीता था इसने, जिसका नाम था तुगलमा, जिसका नाम था क्या दोस्तों? तुगलमा युद्ध नीति के आधार पर इसने जो है युद्ध को जीतने का प्रयास किया था। कहा था कि इसने तुगलमा युद्ध नीति को लागू किया था, तुगलमा युद्ध नीति को इसने लागू किया था दोस्तों। और तुगलमा युद्ध पद्धति के अनुसार साथ ही साथ तुगलमा और रूमी पद्धति भी हुआ करती थी। रूमी और तुगलमा जो पद्धति होती थी उसमें क्या होता था, ध्यान दीजिएगा। तुगलमा युद्ध पद्धति में क्या होता था कि जैसे सैनिक आ रहे हैं तो सारे सैनिक आगे नहीं करेंगे,
कुछ ही सैनिक को सामने किया जाता था, बाकी सैनिक छुपे रहते थे, ऐसा होता था इसमें। और तुलगमा युद्ध पद्धति में क्या होता था, तोपें छोड़ी जाती। पहली बार बाबर ने तोप खाने का प्रयोग, भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग हुआ था दोस्तों। और तोप खाने का प्रयोग पहली बार बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में किया था। पहली बार तोप खाने का प्रयोग हुआ था दोस्तों, पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप खाने का प्रयोग हुआ था। ये बात है 1526 की, और 1526 में तोप खाने का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक था जिसका नाम था क्या, बाबर। बाबर ने युद्ध नीति लागू की, तुलगमा युद्ध नीति दोस्तों। इसके जो तोपची थे उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसके युद्ध नीति के आधार पर कुछ इसके 2 खिलाड़ी थे युद्ध लड़ने वाले, तो बाबर के कुछ खिलाड़ी है उनके बारे में ध्यान से सुनना। इधर बाबर, इधर इब्राहिम लोदी की सेना आ गई, इब्राहिम लोदी की सेना। अब पानीपत की बात है, 1526 की बात है। यहाँ पर पानीपत मैदान है, पानीपत का मैदान, सेना तैयार युद्ध के लिए, आपस में युद्ध हो रहा है इनके, और युद्ध के लिए तैयार है सेना। बात है 21 अप्रैल की, 21 अप्रैल 1526 की बात है। इसी दिन इनके साथ भयंकर युद्ध होता है यहाँ पर। और जब इनके बीच में युद्ध होता है दोस्तों यहाँ पर, तो कहा जाता है कि यहाँ पर बाबर क्या करता है, बाबर अपने तोपचों को कहता है कि भाई एक काम करो, ऐसी तोप लगा देना कि अपन को युद्ध जीतना है, आज कुछ भी हो जाए बोले। तो बाबर ने यहाँ पर जो अपने 2 तोपची थे उसके, उन तोपची का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बाबर के 2 तोपची थे, 2 तोपची थे प्रमुख। बाबर के 2 प्रमुख तोपची थे, उसमें एक का नाम था दोस्तों उस्ताद मुस्तफ़ा और एक का नाम था उस्ताद अली। ध्यान देना, एक का नाम था उस्ताद अली, एक मिनट, एक का नाम था दोस्तों उस्ताद अली और दूसरे का नाम था क्या, दूसरे का नाम था मुस्तफ़ा। ध्यान देना, एक का नाम था उस्ताद अली और एक का नाम था मुस्तफ़ा। 2 प्रमुख तोपची हुआ करते थे बाबर की सेना में, तो यह आपको ध्यान देना दोस्तों। 2 प्रमुख तोपची थे बाबर की सेना में, जिसमें आपका एक तो उस्ताद अली था और एक का नाम था मुस्तफ़ा। दोनों के दोनों तोप चलाने में बड़े खतरनाक खिलाड़ी थे, तोप चलाने वाले उस्ताद थे, बड़े खतरनाक तोप चलाते थे। तो तोपों के प्रयोग और साथ ही साथ दोस्तों इसका एक जिज्जा था, जो कहते हैं कि वहाँ पर एक युद्ध हुआ था पहले बाबर का, किसी उसी प्रांत में युद्ध हुआ था। तो कहा जाता है कि बाबर की बहन, जब बाबर हार गया था तो बाबर की बहन को उठा के ले गया था शिवानी खां, और बाद में यही शिवानी खां इसी के साथ शामिल हो जाता है। तो शिवानी खां जो था बड़ा कुशल सेनापति था, ये भी शिवानी खां इसका जीजा लगता है वैसे तो, है ना, लेकिन इसी के साथ युद्ध में बाबर को हरा दिया था इसी शिवानी खां ने, और बाबर की बहन को उठा के ले गया था। इसलिए बाद में फिर बाबर की सेना में आया था ये शरण मांगने, तो बाबर ने इसको शरण दे दिया था, तो इसका जीजा कहलाएगा शिवानी खां। तो उल्लेख मिलता है कि दोस्तों शिवानी खां भी बड़ा कुशल सेनापति था और युद्ध को इतना अच्छे से लड़ता था कि इसी शिवानी खां भी जो था बड़ा अच्छा युद्धकारक था। ये भी 2 तोपची आपको बताई दिए, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। इधर इब्राहिम लोदी की स्थिति क्या है, तो इब्राहिम लोदी के पास पैदल सैनिक थे, साथ ही साथ घुड़सवार सैनिक थे इसके पास, घुड़सवार सैनिक। कुछ सैनिक हाथी पर भी सवार थे, तो हाथी सेना भी इसके पास थी। तो इस तरह से इब्राहिम लोदी की सेना भी पूरी तरह तैयार थी। कहते हैं कि दोनों के बीच में युद्ध होता है। कहते हैं कि यहाँ पर बाबर की सेना ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया। अब तोपों का प्रयोग किया तो भाई साहब, जब तोपों का पहली बार प्रयोग होगा तो तोपों से तो आवाज़ निकलेगी। अब तोपों की आई आवाज़, कहते हैं कि तोपों की जैसे आवाज़ आई तो कहा जाता है कि तोपों की आवाज़ से इनके घोड़े और इनके हाथी, कहते हैं कि तोपों की आवाज़ सुनकर, ध्यान देना दोस्तों, तोपों की आवाज़ सुनकर घोड़ों में मच गई भगदड़। क्या मच गई भगदड़। और भगदड़ जब मच गई तो कहते हैं कि यहाँ पर भगदड़ जब इनके बीच में भगदड़ मच गई, और जब भगदड़ मची दोस्तों तो कहा जाता है कि यहाँ पर सारे के सारे घोड़े जो है ना पीछे की ओर भागने लगे। घोड़ा उछले, दोनों पैर आगे करके घोड़ा ऊपर हो जाए, घोड़े भागे इधर उधर। कहते हैं कि घोड़ों में, इब्राहिम की सेना में पूरी तरह भगदड़ मच गई।
मतलब अपनी सेना अपने घोड़े अपने को मार रहे हैं। तो कहा जाता है कि इब्राहिम ये तोपों की आवाज़ सुनकर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, घोड़ों में भगदड़ मच जाती है। और घोड़ों में भगदड़ जब मच जाती है तो कहा जाता है यहाँ पर बाबर की सेना ने फिर प्रहार करना चालू कर दिया। इधर इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच जाती है ना, सेना में क्या मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। और यहाँ पर बाबर ने तोपों के माध्यम से ही कहा जाता है यहाँ पर युद्ध को जीतना प्रारंभ कर दिया। तोपों की आवाज़ सुनकर घोड़े भागने लगे, घोड़े भागे घोड़े तो भगदड़ मच गई। कहते हैं कि यही कारण था कि दोस्तों यहाँ पर इब्राहिम लोदी की सेना आधे लोग भाग गए, कुछ हाथी भी भागने लगे। कहता है कि हाथी भी इब्राहिम लोदी की सेना को ही मारने लग गए, हाथी भी सूंड के माध्यम से मारने लग गए, घोड़े एक सैनिक के ऊपर दूसरे सैनिक के ऊपर चढ़ने लगे। इस तरह से इब्राहिम लोदी की सेना जो है पूरी तरह से परास्त होने लगी। और कहते हैं कि दोस्तों यहाँ पर बाबर ने बड़ी कुशलता से इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त करने का प्रयास किया। और कहते हैं कि बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को यहाँ पर परास्त कर दिया। दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इब्राहिम लोदी की सेना पीछे मुड़कर भागने लगी। दोस्तों पीछे भागने लगी, इब्राहिम लोदी की सेना क्या करने लगी, तो भागने लगी। ध्यान देना, इब्राहिम लोदी की सेना भागने लगी। और ध्यान देना दोस्तों आगे कहानी क्या है, इब्राहिम लोदी की सेना भागने लगी। यहाँ पर इब्राहिम लोदी की सेना जब भागने लगी दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, इब्राहिम लोदी की सेना जब भागने लगी तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी अकेला बच गया, सेना पीछे भाग गई। कहा जाता है यहाँ पर बाबर ने जैसे ही यहाँ पर कहा जाता है यहाँ से बाबर ने क्या लगाया, तोप लगवा दी यहाँ पर किसके, इब्राहिम लोदी के। और युद्ध मैदान में ही, अभी तक मैंने एक भी शासक को नहीं बताया कि युद्ध मैदान में कोई मरा। सल्तनत काल में एकमात्र शासक था जो वीर गति को प्राप्त हुआ, युद्ध मैदान में मारा गया। ध्यान देना, जो युद्ध मैदान में मारा जाता है उसे वीर गति कहते हैं। तो ध्यान देना, इब्राहिम लोदी कहते हैं कि यहाँ पर युद्ध मैदान में ही मारा जाता है, युद्ध मैदान में मारा गया। और यहाँ पर दोस्तों हमेशा के लिए यहाँ पर ये लोदी वंश जो है दोस्तों यहाँ से समाप्त हो जाता है। और लोदी वंश की सत्ता पूरी तरह से किसके हाथ में चली जाती है दोस्तों, तो मुगलों के हाथ लग जाती है लोदी वंश की सत्ता। अब दिल्ली की गद्दी पर अब कौन बैठेगा, अब ध्यान देना। उधर इस इब्राहिम लोदी को मरवाने वाले दो व्यक्ति थे, जिसका नाम क्या था, एक का नाम दौलत खां था और एक का नाम आलम खां था। अब दौलत खां और आलम खां दोनों देख रहे हैं, दिल्ली में बैठे बैठे दोनों आए ही नहीं इधर। कहा जाता है कि दोनों यहाँ पर आपस में प्लान बना रहे कि अब तो पक्का बाबर ने इब्राहिम लोदी को निपटा दिया, अब अपन राजा बनेंगे। दोनों में बड़ी खुशी की लहर है। एक का नाम था आलम खां और एक का नाम था दौलत खां। आलम खां और दौलत खां दोनों यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि अब बाबर का लेटर आएगा, बाबर हमें बोलेगा कि भाई अब तुम जो है तुम्हारा दिल्ली संभालो, तो अपन बन जाएंगे। दोनों की खुशी की लहर थी दोनों में। कहा जाता है कि यहाँ पर आलम खां और दौलत खां दोनों बोल रहे थे कि अपन दोनों जो है राजा बनेंगे, शासक बनेंगे। एक बनेंगे आगरा का शासक और एक बनेंगे कहाँ का, दिल्ली का शासक। अब दोनों प्लान बना रहे हैं दोस्तों। इधर उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर बाबर क्या करता है, बाबर धीरे धीरे आक्रमण करता है दोस्तों। और भारत में बाबर दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार जमा लेता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर आलम खां और दौलत खां इन दोनों ने जब इनसे बोला बाबर से कि भाई बाबर, हमने तो तुमको बुलाया था, अब तुम दिल्ली की गद्दी पर हमें बिठाओ, एक है हमें जो है आगरा का सूबेदार बना दो, और एक सूबेदार के आगरा का शासक बना दो, और एक दिल्ली का बना दो। तो यहाँ पर इन दोनों ने ज़्यादा 3-5 करने लगे दोनों। कहा जाता है कि बाबर ने बोला कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं एक बार अपने दुश्मन को छोड़ सकता हूँ, लेकिन जो दुश्मन के साथ, जो अपने दुश्मन का अपने रिश्तेदारों का नहीं होता, जो अपने रिश्तेदारों का नहीं होता है, उस गद्दार को मैं कतई नहीं छोड़ता हूँ। भाई तू इब्राहिम लोदी का नहीं हुए, तुम दोनों इब्राहिम लोदी के नहीं हुए, तो तुम मेरे क्या होंगे,
तुम तो कभी भी मेरे को भी यहाँ पे आने से मना कर दोगे, तुम तो कभी भी मेरे को मारवा दोगे, तो तुम इब्राहिम लोदी के नहीं होंगे तो तुम कहाँ से किसी के होंगे। कहते हैं कि मैं दुश्मन को एक बार बख्श सकता हूँ, लेकिन दुश्मन जो दुश्मनी के गद्दारी करता है उस गद्दार को मैं नहीं बख्शता हूँ। दुश्मन को एक बार बख्श दूंगा लेकिन गद्दार को कभी नहीं बख्शूंगा। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर बाबर क्या करता है, बाबर इन आलम खां और दौलत खां को भी यहाँ पर परास्त करने का प्रयास करता है और यहाँ पर आलम खां और दौलत खां दोनों को ये मार देता है दोस्तों। और यहीं से जो है, यहीं से कहानी समाप्त हो जाती है लोधी वंश की और यहीं से लोधी वंश समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो लोधी वंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों ध्यान देना, लोधी वंश के बाद में अब जो शासक बनेगा उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो कहते हैं कि 20 अप्रैल 1526 को लोधी वंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है और लोधी वंश के बाद में यहाँ पर पूरा इब्राहिम लोधी के बाद पूरा लोधी वंश ही समाप्त हो जाता है दोस्तों। अब हम आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा आगे क्या बातें हैं। तो सल्तनत काल के बारे में जो भी थोड़ी थोड़ी बातें हैं यहाँ की सल्तनत काल की, जैसे कि यहाँ पर विभाग कैसे थे सल्तनत काल में, उन थोड़ी की यहाँ से प्रश्न आते हैं तो उनको थोड़ा हम देख लेते हैं सल्तनत काल के बारे में। फिर अपन जो है कल से मुगल काल के बारे में पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मुगलों के बारे में कल से जो अपन पढ़ना चालू करेंगे, बाबर को हम कल से पढ़ना चालू करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है, मतलब थोड़ा सा इतना ही नहीं है, अभी दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। विभाग वगैरह क्या क्या विभाग वगैरह बनवाए थे इन्होंने, कौन कौन सी विभाग का संगठन जो है इन्होंने स्थापित करवाए थे विभाग वगैरह, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, ध्यान देना यहाँ पर। सल्तनत काल के प्रमुख विभाग, देखिए सल्तनत काल के पहले कौन कौन से विभाग है उनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सल्तनत काल के प्रमुख विभाग के बारे में हम बात करने दोस्तों। तो सल्तनत काल का जो पहला विभाग है उसका नाम है दोस्तों दीवान-ए-विजारत। दीवान-ए-विजारत आई बात समझ में। अब दीवान-ए-विजारत जो है दोस्तों, ये क्या किस काम में क्या काम करता था ये विभाग, तो इसका काम क्या होता था दोस्तों, ध्यान देना। इसका काम होता था राजस्व की वसूली करना, यानी कि राजस्व की वसूली करता था, इन रेवेन्यू को वसूल करना, ये इनका काम था, दीवान-ए-विजारत है ना। तो राजस्व की वसूली के लिए जो है ये विभाग का गठन किया गया था, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। आई बात समझ में। दीवान-ए-विजारत का मतलब क्या होता है, क्या होता था दीवान-ए-विजारत का, तो ध्यान देना, दीवान-ए-विजारत का अर्थ होता था राजस्व की वसूली करना। इसी सल्तनत काल में एक और यहाँ पर विभाग हुआ है जिसका नाम था दोस्तों दीवान-ए-कोही। दीवान-ए-कोही विभाग हुआ करता था। दीवान-ए-कोही को दोस्तों कहा जाता था कृषि विभाग। तो ध्यान देना, इसमें कृषि से संबंधित कार्य होते थे, कृषि संबंधित योजनाएं लागू होती थी यहाँ पर। तो ये कृषि विभाग था, कृषि से संबंधित विभाग था और कृषि संबंधित यहाँ पर जो है सारी की सारी चर्चाएं होती थी, कृषि संबंधित है ना योजनाएं जो है यहाँ से लागू की जाती थी, है ना। तो कृषि संबंधित योजनाएं। इसके बाद ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर अगला क्या आएगा, तो अगला ध्यान देना यहाँ पर दीवान-ए-विजारत हो गया, दीवान-ए-कोही हो गया। इसके बाद एक और विभाग आता है जिसका नाम था दोस्तों दीवान-ए-कोही के बाद में दीवान-ए-इंशा। दीवान-ए-इंशा जो होता था दोस्तों, ये क्या होता था इसके बारे में ध्यान से सुनना। दीवान-ए-इंशा, दीवान-ए-इंशा का मतलब होता था दोस्तों ये पत्रकारिता से संबंधित था, यानी कि उस समय पत्रकारिता के लिए जो है ये विभाग जो है बनाया गया था, पत्रकारिता से संबंधित। किससे संबंधित था, तो पत्रकारिता से संबंधित था दोस्तों, याद रखना है बात आपको। इसके बाद ध्यान देना आगे क्या कहानी है, आगे की कहानी ध्यान देना। दीवान-ए-इंशा ये विभाग जो है पत्रकारिता से संबंधित था। इसके बाद में दोस्तों एक और विभाग आता है जिसका नाम था दीवान-ए-अर्ज, है ना। ध्यान देना, दीवान-ए-अर्ज की स्थापना आप सभी को पता होगा, दिल्ली सल्तनत काल में जो बलबन आया था, बलबन ने करवाई थी। तो ध्यान देना, दीवान-ए-अर्ज
दीवान ए अर्ज। इस विभाग की स्थापना किसने करवाई थी? बलबन ने करवाई थी। तो ध्यान देना दोस्तों, इसका काम क्या था? ये सैन्य विभाग था। ये किससे संबंधित था? एक तरह का सैन्य विभाग था जिसमें अधिकारी होते थे, यानी कि दीवान ए अर्ज में क्या था? एक सैन्य विभाग था। आपको दिख नहीं रहा होगा उधर, तो सैन्य विभाग था ये, ठीक है ना, सैन्य विभाग, जिसमें सेना होती थी, सेना के प्रमुख अधिकारी होते थे। तो वो पूरा एक विभाग होता है। आजकल सेना डिपार्टमेंट होता ही नहीं होता अलग से, तो ऐसा पहले भी विभाग हुआ करता था। आई बात समझ सभी को? चलिए आगे बढ़े अपन। ये तो हो गए दोस्तों इनके प्रमुख जो विभाग थे उस समय के, वो विभाग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसके बारे में जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रमुख अधिकारी क्या थे उस समय के, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसको मिटा देता हूं दोस्तों, अब उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उस समय के प्रमुख जो अधिकारी हुआ करते थे विभाग के, उन विभाग के अधिकारियों के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला हम बात कर रहे हैं सल्तनत काल में जो हमारे विभाग आए थे, उन विभाग में दोस्तों ध्यान देना, सल्तनत काल के विभाग जो थे तो उन विभागों के हमें प्रमुख अधिकारी देखना है। सल्तनत काल के विभाग के प्रमुख अधिकारी, जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनको हम किस नाम से बोलते थे, वो हमें थोड़ा सा देखना है। देखो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों, यहां पर सबसे पहले जो आएगा उसका नाम है दोस्तों, यहां पर जो सबसे पहले आएगा उसका नाम है आरिज़ मामुलिक। आरिज़ मामुलिक का जो प्रमुख आता था ये आप सभी को पता होगा। आरिज़ मामुलिक कौन सा पद होता था? तो आरिज़ मामुलिक आरिज़ मामुलिक का अर्थ होता है दोस्तों, ये एक तरह का ऐसा पद था आरिज़ मामुलिक की। आरिज़ मामुलिक जो होता था, यह आरिज़ मामुलिक जो होता था ये सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। तो सेना प्रमुख जिसे हम बोलते हैं वो आरिज़ मामुलिक की था। आई बात समझ में सभी को? तो सेना प्रमुख कौन था? आरिज़ मामुलिक कहलाता था। इसके बाद में दूसरा पद होता था दोस्तों, उसका नाम था बरीद ए मामुलिक। जो बरीद ए मामुलिक जो होता था ये अलग पद होता था, बरीद ए मामुलिक। मामलुक शब्द का अर्थ होता है प्रमुख, है ना। ध्यान देना, बरीद ए मामलुक ये जो होता था, बरीद को हम बोलते थे उस समय का जो गुप्तचर एजेंसियां होती थी, उस समय की गुप्तचर प्रणालियां होती थी, तो ये गुप्तचर प्रमुख होता था। कौन होता था? गुप्तचर प्रमुख। तो गुप्तचर विभाग है ना, जो गुप्तचर विभाग होता था उसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था? बरीद ए मामलुक कहलाता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ध्यान देना अगला जो हमारा है वो है आपका सद्र ए सुदूर। सद्र ए सुदूर, सद्र ए सुदूर जो विभाग था, सद्र ए सुदूर, सद्र ए सुदूर जो विभाग हुआ करता था दोस्तों, ये धार्मिकता का मतलब धार्मिक विभाग का जो प्रधान होता था, धार्मिक विभाग जो होता था, तो धार्मिक विभाग का प्रधान जो होता था उसको कहा जाता था सद्र ए सुदूर। धार्मिक विभाग प्रधान, धार्मिक विभाग का जो प्रधान होता था उसी को हम बोलते थे क्या? सद्र ए सुदूर। ठीक, आगे बढ़े अपन। इसके बाद ध्यान देना दोस्तों, इसके बाद अगला जो होगा उसका नाम था अमीर ए आकुर। आप सभी को पता होगा कि जब रजिया सुल्तान शासिका बनी थी तो उसने अमीर ए आकुर के पद पर याकूत को बिठाया था, है ना। हबसी जाति का जो याकूत था उसको बिठाया था। तो अमीर ए आकुर जो होता था ये कौन सा पद है दोस्तों? तो ध्यान देना, जो अश्वशाला होता था उस समय का, अश्वशाला मतलब जहाँ घोड़े वोड़े बनते थे इनके, तो अश्वशाला का जो प्रमुख होता था उसे हम अमीर ए आकुर कहते थे। तो अश्वशाला प्रमुख, अश्वशाला
का अश्वशाला का प्रमुख होता था कौन? आमीर आकुर। आई बात समझ में यहाँ तक। इसके बाद में ध्यान देना दोस्तों, इसके बाद अगला शासक कौन, अगला मतलब अगला कौन सा पद होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगला पद होता है आपका सर ए जानदार। सर ए जानदार, देखना, सर ए जानदार का मतलब होता था कि जैसे मान लो सिक्योरिटी गार्ड होते कि नहीं होते, आज वर्तमान में मंत्री कोई होता तो उसके प्लस जेड की सिक्योरिटी, कोई केंद्रीय मंत्री है तो उसके सिक्योरिटी, ऐसे पहले भी सिक्योरिटी हुआ करती थी। तो जो सुल्तान हुआ करते थे उनके प्रमुख अंगरक्षक हुआ करते थे, तो सुल्तान के अंगरक्षक प्रमुख है ना, उसे सर ए जानदार कहते थे। तो सुल्तान अंगरक्षक प्रमुख, सुल्तान का अंगरक्षक प्रमुख, उसे हम क्या कहते हैं? सुल्तान का अंगरक्षक प्रमुख जो होता था उसे में सर ए जानदार कहते थे। ये बात थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर सभी का? कोई समस्या यहां तक किसी को? अगला है दोस्तों अमीर हाजिब। अगला लास्ट पद है अपना कौन सा? अमीर हाजिब। तो अमीर हाजिब का पद भी आपको याद रखना है दोस्तों। अमीर ए हाजिब, अमीर हाजिब के बारे में ध्यान देना। अमीर हाजिब जो होता था, ये पद कैसा पद होता था? तो ध्यान देना, कोई भी नियम को अगर सुचारू रूप से कोई लागू करवाता है तो उसे अमीर हाजिब कहा जाता था। किसी भी नियम को लागू करवाने वाला प्रमुख व्यक्ति, उसे हम कहते थे अमीर हाजिब कहा जाता था। उसको क्या बोलते थे? आमिर हाजिब। तो समझ में आया सभी को यहाँ तक? क्लियर सभी का? बोलो आप लोग, समझ में आया सभी को? देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आया? तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आरिज मामलुक को पढ़ रहे हैं। आरिज मामलुक में सेनापति कौन है? तो ध्यान देना, आरिज मामलुक जो होता है, आरिज मामलुक का मतलब होता है क्या? जो सेना का प्रमुख होता है उसे आरिज मामलुक कहा जाता था। इसके बाद और क्या ध्यान देना दोस्तों? इसके बाद ध्यान देना कि बारीद मामलुक जो होता था, एक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख जो होता था उसे हम क्या कहते थे? उसी को हम बोलते थे क्या? गुप्तचर विभाग के प्रमुख को हम जो बोलते थे बारीद मामलुक बोलते थे। सदर सुदूर को धार्मिक विभाग का प्रमुख माना जाता था, है ना, धार्मिक विभाग का प्रमुख बोलते थे इसको। इसके बाद दोस्तों अमीर आकुर को अश्वशाला का प्रमुख माना जाता था। सर ए जानदार को सुल्तान का अंगरक्षक माना जाता था, ये भी आपको याद रखना है। अमीर हाजिब को नियम लागू करवाने वाला प्रमुख व्यक्ति माना जाता था। तो इस तरह से आपको सभी को पता हो गया होगा कि सल्तनत काल के कौन कौन से विभाग थे और कौन कौन से विभाग के कौन कौन से यहाँ पर जो प्रमुख हुआ करते थे वो थे। आई बात समझ में सभी को? यहाँ तक क्लियर सभी का? अब दोस्तों इस समय की जो एकता प्रणाली थे, आप सभी को पता होगा, एकता प्रणाली जो थी ये वंशानुगत नहीं थी उस समय की। तो एकता प्रणाली जो थी दोस्तों, फिरोज तुगलक ने फिर बाद में इसको वंशानुक्रम कर दिया था, लेकिन पहले ये जो वंशानुक्रम नहीं थी। ठीक है ना दोस्तों? आई बात समझ सभी को? ठीक है। इसके बाद और क्या हुआ? तकनीकी के बारे में अगर बात करें हम, सुल्तान इसी समय की अगर बात करें हम तकनीकी व्यवस्था की, तो तकनीकी व्यवस्था क्या थी? तो ध्यान देना दोस्तों, इस समय की तकनीकी व्यवस्था क्या थी? तो ध्यान देना, इसको मिटा रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख दूंगा, है ना, ये युद्ध वाली घटना है इनकी। चलिए ध्यान दीजिएगा तकनीक व्यवस्था के बारे में क्या हुआ था उस समय। तो ध्यान दीजिएगा उस समय की जो तकनीक व्यवस्था थी, मतलब क्या क्या इन्होंने टेक्नोलॉजी लागू की थी, उसके बारे में हमें बात करना है। ध्यान दीजिएगा सल्तनत काल में क्या क्या हुआ। तो ध्यान देना सल्तनत काल में क्या क्या हुआ। ध्यान देना दोस्तों, सल्तनत काल में आप सभी को पता है पहली बार नहरों का निर्माण हुआ था। नहरों का निर्माण पहली बार इन्हीं ने किया था। नहरों को एक जगह से दूसरी जगह, जिसे नदी को जोड़ना, नदियों को जोड़ना,
तो नदियों को जोड़ने की जो परंपरा स्टार्ट की थी वो भी इन्होंने किया था। साथ ही साथ सल्तनत काल में पहली बार जो वस्त्र होते थे, चरखा और वस्त्र, चरखा और वस्त्रों के बारे में, है ना, चरखा और वस्त्र के बारे में जानकारी यहीं से मिलती है कि वस्त्र और चरखा का निर्माण होना चालू हो गया था। साथ ही साथ उन पर जो ठप्पा लगाया जाता था, ठप्पा, वो ठप्पा भी इसी समय लगाने की परंपरा स्टार्ट हुई, है ना। तो ठप्पा लगाने की परंपरा भी यहीं से स्टार्ट होती है ना, परंपरा, ठप्पा लगाने की परंपरा भी यहीं से स्टार्ट होती है। साथ ही साथ सल्तनत काल में और क्या हुआ था, तो ध्यान देना दोस्तों, यहीं पर विकास हुआ था सिंचाई की पहली बार प्रणाली भी यहीं से स्टार्ट होती है। और आप सभी को पता होगा सिंचाई कर भी पहली बार यही लगाया गया था। तो सिंचाई की प्रणाली भी यहीं से प्रारंभ हुई थी। सिंचाई प्रणाली का प्रारंभ किया था इन लोगों ने, उसमें भी तकनीक का प्रयोग करके उन्होंने नहरों का प्रयोग किया था और नदियों को जोड़ने का प्रारंभ किया था। ये भी सल्तनत काल की देन है। साथ ही साथ इसमें कुएं खोदने की परंपरा भी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी। कुएं खोदे गए थे, कुएं खोदने की परंपरा भी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी और कुओं से सिंचाई भी प्रारंभ की गई थी। तो कुओं से भी सिंचाई करना इन्होंने प्रारंभ किया था। पहली बार जो कुओं से सिंचाई होती थी उस समय जो है बैल के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। बैल होते थे और जो चरस होती थी उसके माध्यम से, चरस के माध्यम से जो है पानी को ऊपर लाया जाता था, ठीक है ना। ग्रामीण अंचल में आज भी होता है ऐसा, ठीक है दोस्तों। ये परंपरा उस समय भी चालू हो गई थी। ये सारी की सारी कहानी जो है सल्तनत काल की है। आई बात समझ सभी को, क्लियर सभी का यहाँ तक, बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी का क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरा डेली का लेक्चर वो आपको मिल जाए। तो टेलीग्राम का नाम है दोस्तों, टेलीग्राम का नाम है MP 360 बाय ईश्वर सर। अगर आपने फॉलो नहीं किया अभी तक तो उसको जाके फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। MP 360 बाय ईश्वर सर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आज ही ज्वाइन कर लो ना। वहाँ पर मैं इसकी PDF वगैरह भी आपको दे देता हूँ और टेस्ट सीरीज भी मैं आपको देता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसको शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ इसमें लाइक कमेंट भी करना ना भूलें दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप कोई बच्चा रेफरल कोड यूज़ करना चाहता है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा। जो भी बच्चा प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, प्लस कोर्स लेना चाहता है, तो प्लस के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा ईश्वर। इससे आपको मिल जाएगा दोस्तों 10% का डिस्काउंट। कोई सा भी कोर्स आप लोगे तो उसमें सारे का सारा आप पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, बेल आइकन को भी दबाइए, है ना। ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। नमस्कार और जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। तो मुझे याद दीजिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।